हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी के बाद कार्य विधियां। ठीक है, कार्य विधियां। कार्य विधि दो चीजों से बना हुआ है, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसीजर। अब यहाँ पर ये जो है जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, दो शब्दों से मिला है, कार्य और विधि। ठीक है, कार्य मतलब वर्क, विधि मतलब मेथड, सिद्धांत। ठीक है, माने एक सिस्टमैटिक ढंग से जो कार्य होते हैं उसको कहा जाता है। तो कार्य विधि एक तरीका है, टूल है ना, जिसके अनुसार से कार्यवाहियां की जाती हैं, अर्थात कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। कार्यविधियां किसी कार्य को करने का एक तरीका होता है, क्रम होता है। ठीक है, तरीका, क्रम, विधि। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना भाई, कार्य करिए, सिस्टमेटिक ढंग से करिए, अच्छे से करिए, व्यवस्थित रूप से करिए, है ना। तो ये एक उसके लिए कार्यविधियां हैं, कार्यवाहियां हैं, एक्शन है। ठीक है, ये क्या एक्शन है कि किस तरीके से वो हो, है ना। इसको एक कहें कि जब हम एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी बात आ जाती है, मार्गदर्शन, स्टेप बाय स्टेप, है ना। जैसे सामान्य रूप से हम बोलते हैं कि भाई कोई भी काम को आपको करना है तो सही तरीके से करिए भाई, स्टेप बाय स्टेप करिए, जो पहले है उसको पहले करिए, फिर उसके बाद क्या करना है उसको करिए। तो ये एक तरीके से रोड मैप तैयार कर देता है। तो कार्यविधि संबंधित कार्य का क्रम है जो समय क्रम बनाता है। ठीक है, तथा किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने के साधन का निश्चित करता है। अर्थात कार्यविधि जो है संबंधित कार्य का क्रम है। जैसे कि मैंने बताया आपको एक क्रम, ठीक है, क्रम मतलब कि जो सीरियल है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसको तैयार करता है। ये प्रोसीजर इज series of related texts that match up the chronicle square and the established way of performing the work to be published। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही होता है कि कार्य जो है, ये प्रोसेस जो है वो क्रमबद्धता तरीके से होना चाहिए, वो उसको बनाता है और कार्य को पूरा करने के लिए उसके जो साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उसका सही तरीके से उसका विश्लेषण करता है। तो कार्य विधि के अंतर्गत हम आते हैं, स्टेप के बारे में बात करते हैं, है ना। कार्य विधि जो है इसमें क्या चीज हो जाता है, इसमें कार्य विधि में चरण अर्थात स्टेप जो मैंने आपको बताया, है ना, एक एक स्टेप वाइज जिसको कि हम लेते हैं, है ना, इसका निश्चित क्रम होता है ये, जिसके अनुसार से कार्य को किया जाना है या कोई निर्णय लिया जाना है। इसी तरीके से कार्य विधि यह भी दर्शाता है कि कार्य प्रत्येक भाग में किस तरीके से, कब, कहां, कैसे, किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक सिस्टमेटिक ढंग से है। जैसे कि आप देखिए कि भाई कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेते समय क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, कार्य करना है। यानी कि सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रॉस्पेक्टस खरीदते हो। प्रॉस्पेक्टस खरीदने के बाद उसको पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करने हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उन फॉर्म में जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप अटैच करते हो, सबमिट करते हो, उसमें लगाते हो। उसके बाद फिर उसको फॉर्म को कंप्लीट भरने के बाद उसमें जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपका साइन होना चाहिए, पेरेंट्स का साइन होना चाहिए, किसके किसके सिग्नेचर करवाने हैं वो आप करवाते हो। करवाने के बाद उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हुए, संलग्न करते हुए आप एक निश्चय करते हो कि भाई निश्चितता आप तय करते हो कि भाई हमको कौन से काउंटर में या कहां पर जाकर उसको भरना है।
यानी कि सबमिट करना है, जमा करना है। जमा करने के बाद निर्धारित तिथि जो आपकी डेडलाइन होती है, जो उसका लास्ट डेट होता है, उस डेट तक के आप वेट करते हो और फिर उसमें आप एडमिशन का प्रोसेस करते हो। तो ये क्या हो गया, एडमिशन की प्रोसेस हो गई, कार्यविधियां हो गई जो एक स्टेप वाइज की है। सबसे पहले आपने क्या किया, प्रॉस्पेक्टस खरीदा, प्रॉस्पेक्टस खरीदकर उसको सही तरीके से आपने पढ़ा, स्टडी किया, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपने उसको जाना, उसके अनुसार से आपने फॉर्म को फिल किया, फिल करने के बाद संबंधित डॉक्यूमेंट को आपने उसमें अटैच किया, अटैच करने के बाद पूरे सीन साइन सभी को आपने चेक किया, फिर संबंधित जो टीचर्स होते हैं या जहां पर आपको जाना है वहां आप निश्चय करते हो कि भाई हमको यहाँ जाना है, आप वहां जाते हो, वेरिफिकेशन कराते हो और आप एडमिशन लेते हो, फीस काउंटर में जाते हो, फीस पटाते हो, फीस पटाने के बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ, कार्य हुआ, ठीक है, कार्य विधियां हुई। तो कार्य विधि के अंतर्गत यानी कि संपूर्ण कार्य को अनेक क्रियाओं में बांटा जाता है, यानी अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है और उन क्रियाओं को कब कैसे कहां कौन करेगा आदि ये सब बातों का विश्लेषण होता है, उल्लेख होता है। अर्थात कार्य विधि किसी काम को आरंभ से लेकर उसको उसके समाप्ति यानी कि उसके रिजल्ट तक पहुंचाने की क्रियाओं को समय क्रम के अनुसार से उसको दर्शाता है या किया जाना चाहिए। संगठन के प्रत्येक स्तर पर कार्यविधियां आवश्यक होता है, परंतु संगठन के जो निचले स्तर होते हैं, लोअर, ठीक है, लोअर लेवल पर ये अधिक विस्तृत हो जाता है यानी फैल जाता है, व्यापक होता है। तो आमतौर पर कार्यविधियां एक बार निर्धारित हो जाने के बाद प्रबंधकों द्वारा व्यक्तिगत निर्णय लेने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात वो निर्णय में शामिल हो जाता है और उसके अनुसार से वह प्रोसेस कंटिन्यू जारी रहता है। अब हम यहाँ पर बात करें कि भाई एक अच्छा जो प्रोसेस है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, गुड प्रोसेस जिसको कि आप कह सके। तो एक अच्छी कार्यविधि इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, तथ्य, अनुभव, ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए यदि हम विशेषता की बात करें तो पहली चीज तो ये है तथ्य, ठीक है, तथ्य, अनुभव, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सारी चीजें पता चलना, ठीक है, एवं ज्ञान, ज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा स्किल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि काम इसको किए फिर बदल दिए, ऐसा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसमें स्थिरता भी होना चाहिए। स्थिरता के साथ साथ, ठीक है, आप इसको ये कह सकते हो, स्थिरता के साथ साथ परिवर्तनशील, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ साथ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको समय अनुसार चेंज किया जा सके और बंदा और इतना पूरा उसका स्वरूप भी संस्था के उद्देश्य और नीतियों के अनुरूप हो, उद्देश्य व नीतियों के अनुरूप हो, ठीक है। मैंने इसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए भाई, वो संस्थागत होना चाहिए, जो मेथड बने हैं उसके अनुसार से होनी चाहिए। उत्तरदायित्व निर्धारित, लायबिलिटी, उत्तरदायित्व जो है इसका निर्धारण, ठीक है, भाई कौन कर रहा है, क्या है, उसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यह भी निर्धारित होनी चाहिए। समय समय पर कार्यविधि जो है वो प्रासंगिकता और उसकी उपयोगिता पर
आधारित होनी चाहिए, अर्थात उसकी समीक्षा होते रहने चाहिए, जिससे उसका स्वरूप जो है या जो रिजल्ट जो चाहिए तो एक्सेप्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सके। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इसी से आपकी इंपॉर्टेंस भी निकल जाती है कि इसमें एक्शन समानता होनी चाहिए, कर्मचारियों और विभागों में कार्यों में समन्वय स्थापित होना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन जो है संचार और समन्वय दोनों उसमें व्यवस्थित होना चाहिए, निर्णय लेने में सरलता होनी चाहिए, ये कुशलता होनी चाहिए, यानी कि सरलता के साथ साथ आसानी से उसको प्रभावशाली नियंत्रण में होना चाहिए, जो लायबिलिटी तय की गई है वो लायबिलिटी स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये आपकी कार्यविधियां होंगी, प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें पॉलिसी हो गई, प्रोसेस हो गई, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आई थिंक 4th पॉइंट है ना, रूल्स, नियम जिसको कहते हैं, इससे सब आप अवगत हैं, नाम से ही स्पष्ट है, रूल नियम। तो किसी नियम, ये कहे कि नियम किसी कार्यवाही का मार्गदर्शन करता है, जैसे कि हमने कहा कि प्रोसेस जो हमने तय किया तो नियमतः आपको चलना है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी तरीके से आपको चलना है। तो नियम किसी कार्यवाही का मार्गदर्शन करता है, जबकि नीतियां जो है निर्णयों को मार्गदर्शन करता है, उसको प्रदान करता है। तो नियम व्यवहार को निश्चित करता है तथा यह बतलाता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। मैं फिर से इस वर्ड को आपको बताता हूं, नियम किसी कार्यवाही का मार्गदर्शन करता है, जबकि नीतियां निर्णयों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। नियम व्यवहार को निश्चित करता है तथा ये बतलाता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से नियम एक ऐसा पूर्व निर्णय है जो ये बतलाता है कि भाई इस परिस्थिति में या अमुक परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो यहां दो बातें आई, नियम जो है किसी कार्यवाही का मार्गदर्शन, रोड मैप तय करता है, रोड तैयार करता है। दूसरी, नीतियां जो है, नियम और नीति, ठीक है, तो नियम क्या करता है, मार्गदर्शन, रोड मैप तैयार करता है, और नीतियां क्या करती हैं, निर्णय का मार्गदर्शन प्रदान करती है, यानी कि आप क्या करते हैं जहां पर डिसीजंस लेती हैं, इसमें ये क्या करता है, उसका सहयोग प्रदान करता है। नियम यह बताता है कि किस परिस्थिति के संबंध में एक निश्चित एवं स्पष्ट कार्यवाही की जानी चाहिए या नहीं। रूल्स जो होते हैं वह स्पष्ट तौर पर उसकी ये व्याख्या करती है कि कौन से कार्य को किया जाना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो नियम एक निश्चित नियम है, नियम, रूल्स, सिद्धांत जिसको कि हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये अपने आप में कठोरता, जैसे हम बोलते हैं ना, नियम, कानून, कायदा, ठीक है, तो इसमें एक कठोरता पर होती, कठोर होता है, ठीक है, ये एक कठोर व्यवस्था आप कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि नियम एक निश्चितता है तथा उसमें कठोरता है, जिसका दृढ़ता से पालन होना चाहिए, यानी सिस्टमैटिक ढंग से उसका पालन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसके पालन आवश्यक है, आवश्यक होता है ना। तो रूल्स जो है बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि रूल्स आर राइट इन डिफरेंट प्लांट्स द स्पेसिफिक what is to be done or not done in given situations. A rules provided no scope for decision and adjustment. मतलब उसमें वो एडजस्टमेंट वगैरह के लिए कोई जगह नहीं होता। It's a process guide to conduct or action. No deviation is expected from the rules. A rule may or may not be a part of process. The rule no smoking in the factory is not part of any process. जिस तरीके से कहा जाता है कि भैया कि आपको
प्रतिबंधित है क्षेत्र उसके अंतर्गत वो हो। अर्थात हम जैसे कि कहते हैं कि नियम जो है एक निश्चितता होती है, उसमें कठोरता होती है, और जिसका कठोरता से पालन किया जाता है, नियम का पालन करने के लिए, है ना, या पालन न करने पर सजा का प्रावधान होता है, दंड की व्यवस्था होती है, पनिशमेंट दी जाती है। तो नियम का सीधा सीधा संबंध जो है अनुशासन से होता है। ठीक है, रूल जो है उसका संबंध अनुशासन से होता है। अब जब अनुशासन की बात हम जब करते हैं, ठीक है, अनुशासन तथा निर्णय, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सजा होती है, ना मानने पर सजा का प्रावधान, दंड का प्रावधान। ठीक है, इस तरीके से इसमें प्रावधान होते हैं, ये प्रावधान है, इसको पूरा ना करने पर, ठीक है ना, तो ये नियम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत निर्णय का किसी भी तरीके से कोई स्थान नहीं होता, तो रूल रेगुलेशन है उसके आधार पर चलना है आपको। इसमें कोई निगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही तरीके से हो सकते हैं, इसमें निगेटिव भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें आपके रूल्स रेगुलेशन के आधार पर चलता है। जैसे कि आप देखते हैं जब क्वेश्चन बनाते हैं और जैसे आपने बनाया कि ट्रेडिंग डिस्काउंट है, ट्रेडिंग डिस्काउंट है मतलब वो सबके लिए होता है, वो रूल के अनुसार से हो गया, ट्रेड डिस्काउंट देना है तो वो सारे लोगों के लिए होगा, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा। जो क्रेडिट में परचेस करता है उसको भी मिलता है, जो कैश में परचेस करता है उसको भी मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब इसमें मेरिट्स इसके क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि नियम प्रबंध की प्रक्रिया को सरल बनाता है। नियम होने से क्या होता है कि हम एक लाइन में चलते हैं, लाइन टू लाइन होता है, नॉर्म्स के अंतर्गत हम चलते हैं, तो उससे क्या हो जाती है कि सरलता प्रदान होती है कि भाई हमको फला नियम के आधार पर चलना है, हमको हमारा रूल रेगुलेशन ये है, उसके अनुसार से हमको आगे बढ़ना है। इससे कार्यों में एक तरीके से एकरूपता आती है, जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें एकरूपता प्रदान होता है, यानी कि एक जैसा होता है, चाहे मैं करूं चाहे कोई और करे चाहे कोई और करे, उसमें एकरूपता बनी रहेगी, क्योंकि नियम को फॉलो करना है, नियम के अनुरूप चलना है। तो उसमें निर्णय जो भी होंगे वो एक ही जैसे होंगे, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी विभाग हो जो कार्य कर रहा है, तो विभाग जो आपके रूल्स रेगुलेशन होंगे वो उसी को फॉलो करते हुए कार्य को क्रियान्वित करेगा। इसमें जो सुपरवाइजर होते हैं तो उसमें उनके कार्यभार में कमी आ जाती है, क्योंकि उनको रूल के अनुसार से चलना है, जो नियम है उसके हिसाब से उसको फॉलो करना है, और कर्मचारी और प्रबंधकों को कार्य करने में उसकी क्षमता में एक सुधार भी आता है, डर भी होता है, भय भी होता है कि भाई हमको ये कार्य करना है, हम ये चीज नहीं किया तो हमको सजा हो सकती है, दंड का प्रावधान हो सकता है, पनिशमेंट किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये बहता भी होता है जिससे कि उसमें कार्य में सुधार होते हैं और कार्य सही तरीके से क्रियान्वित होते हैं। इसके डिमेरिट्स की यदि हम बात करें तो डिमेरिट में ये होता है कि भाई ये तो नियम है, माने हम उसमें बंध जाते हैं, कर्मचारी जो है वह उसमें बंध जाता है कि आउट ऑफ द माने उसके बाहर वह नहीं जा सकता, जो उसमें दिया हुआ है, जो उसके जो नॉर्म्स हैं उसको उसी के अनुसार से चलना पड़ेगा। तो एक रोड मैप जो है वो उसी के दायरे में चलना है, उसको किसी इधर उधर नहीं जाना है। तो नियम जो है इसको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप उससे संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। नियम जो है ये इन्विटेशन मतलब एक रोक होता है ना, हेडर्स के रूप में कार्य करता है। तो ये इसके डिमेरिट्स होते हैं। तो नियम और आपके कार्यविधि, नियम, अब तीन चीज हो गई, पॉलिसीज हो गई, कार्यविधि हो गई, नियम हो गई। इसके पहले हमने एक पॉइंट बात की ऑब्जेक्ट, तो ये 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, 4 पॉइंट हमने कर कौन कौन से कार्य किए, पहले हमने देखा उद्देश्य, ठीक है, दूसरा नियम, इसके बाद हमने नीतियां,
तीसरा कार्यनीति, चौथा आपका नियम, रूल, ठीक है, ये चार, तो ये चार मुख्य बातें हैं। अब इसे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, व्यू रचना। व्यू रचना, ठीक है, स्टेज जिसको भी कहते हैं। है ना, तो ये क्या हो गया, व्यू रचना। व्यू चौथे पॉइंट पर आते हैं, है ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यनीति भी बोलते हैं। व्यू रचना कार्यनीति भी कहते हैं। कार्यनीतियां बोल सकते हो आप, मोर्चाबंदी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये मोर्चाबंदी भी हो सकता है कार्यनीतियों के अंतर्गत, ठीक है। अब मोर्चाबंदी, व्यू रचना, ये सब एक तरीके से रण कौशल ऐसे संबंधित शब्द है ना, अर्थात युक्तियां तैयार करना, ठीक, मोर्चाबंदी करना। लेकिन मोर्चाबंदी यानी कि उसको सुव्यवस्थित ढंग से करना, कि भाई कार्य को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। रणनीति तैयार करना, काम को बनाने के लिए प्लान तैयार करना, पहले से उसको किस तरीके से करना है। व्यू रचना, स्ट्रेटजी तैयार करना कि कार्य को किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अर्थात ये कहा जाता है कि अपने शत्रु को हराने के लिए उसके लिए रणनीति जो तैयार की जाती है, जो कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान किया जाता है, उसी को व्यू रचना कहा जाता है। तो व्यवसाय में भी इसकी महत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो व्यवसाय भी एक रण क्षेत्र की तरीके से होता है, जैसे कि युद्ध स्थल होता है ना, तो युद्ध स्थल में जब प्रतिद्वंदी से जब लड़ाई होती है तो उसको घेरने के लिए प्लान किए जाते हैं कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। ऐसे ही व्यापारी या व्यवसाय में भी ये प्रतियोगिताएं व्यवस्थित होती है। तो ये भी एक उचित तरीके की स्थितियां हैं जिसमें बाजार में बने रहना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, व्यू रचना कैसे होनी चाहिए कि जिससे कि उसका व्यापार जो है वह स्थिर रहे और वह बाजार में स्टेबल रहे, है ना। तो यहाँ भी प्रतिस्पर्धा काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी आपके पार्टिसिपेट होते हैं और कॉम्पिटिशन्स होती हैं। कॉम्पिटिशन्स में आपने पढ़ा है कि भाई जैसे आपने आपको याद होगा गला काट प्रतियोगिता, है ना, जहाँ पे मार्केट से सब सारे लोग भाग लिए जाते हैं। इतनी सारी आपकी कॉम्पिटिशन्स होती हैं। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो सिचुएशन ही ऐसी है कि काफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे मार्केट। अब उसमें बाजार में बने रहना है तो व्यवसाय को नित नए कार्य करने होते हैं और उसके अनुसार से अपने आप को स्थापित रखने के लिए काफी प्रयास भी करना पड़ता है। तो अब उससे उनको अपने प्रतिद्वंदी जो व्यवसायी है उनको हराना है, उससे आपको सफलता हासिल करनी है, तो उसके लिए व्यू रचना जो है, स्ट्रेटजी जो है, रणनीति बनाना, मोर्चा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यदि एक संस्था है, विक्रय वृद्धि करने के लिए कीमतों को कम कर देता है, यानी माल को बेचने के लिए, है ना, उसका रेट घटा देता है। और दूसरा जो है वहीं पर उसको को क्या करना चाहिए कि भाई वो ऐसी स्थिति हो गई। कई बार आपने देखा होगा ना कि बड़ा व्यापारी जो है वो छोटे व्यापारी घटाने के लिए क्या करता है, अपना प्रॉफिट रेशो को घटा माइनस कर देता है, वो कम कर देता है, प्रॉफिट मार्जिन जो होती है उसको बहुत नॉमिनल कर देता है। तो छोटा व्यवसाय जो है वो लंबे समय तक नहीं चल पाता, वो मार्केट से बाहर हो जाता है। तो बड़े व्यवसाय ने क्या किया, अपने आसपास के जितने भी छोटे मोटे जो भी व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जो व्यवस्थित हो रहे हैं, उनको हटाने के लिए क्या करता है, अपना वहां पर कम कर देता है, जिससे कि वो बाकी जो व्यवसायी हैं वो मार्केट से, बाजार से बाहर चले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो सेना में भी जैसे कि मोर्चाबंदी होती है कि अपने शत्रुओं को हराना है और उससे वो करना है, तो ये इस तरीके से बहुत सारे आपके हैं। तो मोर्चाबंदी जो है एक व्याख्यात्मक नीति है ना। ये वो नीति है जो उच्च प्रबंधकों द्वारा
दूसरे नीतियों का स्वरूप तथा उसकी व्याख्या करने के लिए मोर्चाबंदी करता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक संस्थाएं एक से उद्देश्य माने एक जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हों, वहां आपस में क्या हो जाती है, प्रतिस्पर्धाएं होने लगती हैं कि लक्ष्य एक ही होता है, उद्देश्य एक है, तो उसमें प्रतिस्पर्धाएं होने लगती हैं और उसमें सफल होने के लिए अलग अलग तरीके से अपने दाव जो है वो रूल रेगुलेशन जो है वो तय करने पड़ते हैं और इसी प्रकार से उसमें कार्यनीति या मोर्चाबंदी तैयार होते हैं और उसी को ये कहा जाता है। ठीक है, अब मोर्चाबंदी जो है यानी कि मोर्चाबंदी में ये देखना होता है कि सामने वाले के क्या स्टेप्स हैं और उसमें क्या स्टेप्स लिए जाए, यानी कि चालों और दाव पेचों का खंडन करना, ठीक है, उनका भंडारण होना चाहिए, माने उसके उसमें विश्लेषणात्मक विचार होने चाहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरीके से होने चाहिए। यह लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अल्पकालीन स्थितियों पर यह कारगर नहीं होता, यानी सक्सेसफुल नहीं होता है और कुछ प्रबंधकों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये डायनेमिक होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए और इससे संबंधित अवसर और चुनौतियां जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाना चाहिए। एक प्रकार से ये संसाधन नियोजन रिसोर्सेस प्लानिंग होता है जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि संस्था के सीमित संसाधनों का अनुकूलतम रूप से उपयोग किए जा सके। तो व्यू रचना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके से हो सकता है, यानी कि अपने इंटरनल कहा जाए कि जो प्रबंधक हैं उनके लिए क्या होंगे, ये संस्था के आंतरिक मामलों के लिए किस तरीके से होंगी और बाह्य मामलों के लिए किस तरीके से होंगी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए। इसकी सफलता केवल उसके निर्णय पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वह ये केवल निर्णय पर ही डिपेंड नहीं होगा, निर्णय के साथ साथ उसकी कार्य विधियों पर भी होगा, उसकी क्रियान्वयन पर होगा। भाई ठीक है, आपने बना ली रणनीति लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें दोनों ही चीजें हैं, निर्णय भी है और उसका क्रियान्वयन भी होना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके यहाँ पर होता है, कंप्लीट होता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा जो मुख्य पॉइंट है, विशेष उपयोग की योजनाएं या एक बार एकल जो योजनाएं हैं उसको तय करना, ठीक है, कि उसको किस तरीके से किए जाते हैं कार्य को। ठीक है, सिंगल प्लान माने डिस्कशन बिटवीन स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल प्लान, ठीक है, यानी स्पेशल यूज प्लान ऑफ और सिंगल यूज प्लान। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, विदिन 5 मिनट्स लगेगा, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। विशेष उपयोग की योजनाएं, विशेष उपयोग विशेष उपयोग है ना, तो ये योजनाएं किसी विशेष नाम से स्पष्ट है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और इसकी उपयोगिता उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ समाप्त भी हो जाता है। तो ये एक विशेष अपने नाम से ही आपका स्पष्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई कोई संस्था जो है किसी नए क्षेत्र में अपने वस्तु को बेचना चाह रहा हो या उसका सेल बढ़ाना चाह रहा हो, सेल करना चाह रहा हो, तो इस संबंध में जो योजनाएं बनाई जाती हैं वह विशेष उपयोग की ही योजनाएं कहलाएंगी यहाँ पर। और नए क्षेत्र में उसको सर्च करने के लिए, ओपनिंग करने, बिगिनिंग करने के लिए या प्रारंभ होता है तो इस योजना का वो वहां पर समाप्त हो जाता है। पर्टिकुलर हम ये कहें कि विशेष योजना के अंतर्गत यानी स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत होना चाहिए। तो ये सिंगल यूज है,
है ना, या कहें कि ह्यूज प्लान है, एक बार हमने बनाया और उसके जैसे ही उसमें हमारा रिजल्ट मिलता है, हमारा लक्ष्य का निर्धारण होता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, वो स्वतः ही वहां पर समाप्त हो जाता है, फिर से दूसरे के लिए वो नए सिरे से चालू हो जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि योजना में इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम, ठीक है। कार्यक्रम का मतलब इसमें क्या करते हैं, कार्यक्रम होना चाहिए, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम। दूसरा है आपका बजट, ठीक है, बजट जो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें परियोजना, प्रोजेक्ट, ये 3 मुख्य बातें, ये 3 बातें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो इन 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये योजनाएं 3 प्रकार की होती हैं, प्रोग्राम्स, बजट और आपका प्रोजेक्ट। अब इन तीनों को हम देखें। प्रोग्राम, कार्यक्रम, तो नीतियां और कार्यविधियों के उपरांत बजट की सहायता ली जाती है। एक निश्चित अवधि में किसी कार्य को पूरा करने के लिए उसमें जो प्रणाली अपनाई जाती है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक कार्यक्रम नीतियों को क्रियान्वित करने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी एक अनुक्रम है। एक कार्यक्रम नीतियों को क्रियान्वित करने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं का एक अनुक्रम है। तो कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की नीतियां, कार्यविधियां, बजट, नियम, इन सबको शामिल करता है। कार्यक्रम में पूरा हो जाने के बाद उससे संबंधित योजनाएं जो है वह स्वयं समाप्त हो जाती है, उसका दोबारा प्रयोग नहीं होता है। अतः यहाँ पर हम ये कहें कि कार्यक्रम किसी कार्यक्रम की एक संक्षिप्त योजना है, जिससे कि निर्धारित स्वरूप लक्ष्यों के अनुरूप नीतियों के आधार पर कार्यविधियों के अनुसार तैयार किया जाता है ना। तो इसके लिए विशेष है कि भाई ठोस योजना, सॉलिड प्लान बनाने की जरूरत होती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, ठीक है, स्वतंत्र इकाई होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट आपकी यूनिट होने चाहिए, ताकि प्रत्येक कार्यक्रम अपने आप में पूर्ण हो और वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को पूर्ण कर सकता हो। उसमें नीतियां हो, प्रणालियां हो, कार्यवाहियां होती हो, ठीक है, इस प्रकार से। अब कार्यक्रम के 3 प्रकार यदि हम बात करेंगे भाई, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम हम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोग्राम को हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप ये कह सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी अल्पकालीन कार्यक्रम, दीर्घकालीन कार्यक्रम, ठीक है, व्यापक कार्यक्रम माने निश्चित हो, व्यापक हो, सीमित कार्यक्रम लिमिट में हो, ठीक है ना। तो यदि इसको देखें तो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ठीक है ना, आपका लिमिट में हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग इसके टाइम के हिसाब से, वर्क के आधार पर इसके प्रोग्राम्स आपके होंगे। तो मुख्य 4 प्रकार हो गए आपके, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए, व्यापक माने का भी फैला हुआ हो, ठीक है, चौथा सीमित कार्यक्रम यानी कि लिमिट। जैसे कि अब सीमित कार्यक्रम माने किसी बड़े विभाग के किसी उप विभाग को उधारी का एक कार्यक्रम, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है, इसकी यदि हम मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट में क्या होता है कि कार्य का होना निश्चित होता है, भाई ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये कार्य जो है
वो होना है निश्चित। दूसरा क्या होता है, कार्य जो है वो समय पर पूरा होना है, यह भी निश्चितता हो जाती है। कार्य से विभिन्न प्रकार के समझ में इसको स्थापित किए जाते हैं, वह भी हो जाते हैं। केवल 5 मिनट आप लोगों का मैं रहूंगा, ये टॉपिक यहीं पर क्लोज हो जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार से कार्य करने में सभी संबंधों की कार्य कुशलता पूर्वक उसका उपयोग भी है, वह भी संभव हो जाता है। दूसरा पॉइंट आते हैं बजट की बात। ठीक है, बजट की बात करते हैं। बजट, ठीक है, बजट की बात करते हैं। तो बजट एक योजना की तरह होता है, ये एक अनुमानित परिणामों का विवरण होता है। ठीक है, अनुमानित मतलब कहें कि फ्यूचर के लिए भी है, एक अनुमान लगाया जाता है कि भाई एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये होना चाहिए। तो अनुमानित परिणामों का विवरण होता है जो आंकड़ों में व्यक्त होते हैं, है ना। आंकड़ों में यानी कि आंकड़े आइटम्स मद होते हैं, उनके आधार पर बजट तैयार करते हैं। जैसे कहते हैं ना, भैया आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, भाई बजट आप बना, तो डाटा बेस्ड होता है। तो बजट योजनाओं का वित्तीय प्रतिबिंब होता है, आप ये कह सकते हो। प्रतिबिंब यानी कि उसकी छाया, ठीक है, वित्तीय फाइनेंशियल, है ना। तो इस तरह बजट एक योजना है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रगति के लक्ष्यों को रखा जाता है और उसे किस तरीके से प्राप्त किए जाए। तो उसमें समय, जो आपके कैपिटल लगने हैं, धन, सामग्री और अन्य जो साधन है, उसमें खर्चे होने वाले व्यय हैं, उसका अनुमान लगाया जाता है ना। तो सरल शब्दों में यदि हम इसको कहें कि बजट, तो बजट में अनुमानित परिणामों, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, है ना, का ये विवरण अंकों के आधार पर व्यक्त होता है। इसलिए बजटों की संख्यात्मक योजनाएं भी आप कह सकते हैं। बजट नियोजन और नियंत्रण दोनों के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला ये उपक्रम होता है, टूल्स होता है। प्रत्येक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। बजट अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अब बजट कितने प्रकार से हो सकते हैं भाई, अब इसको यदि हम बजट की बात करें तो क्या होता है, जैसे मुझे मास्टर प्लान, ठीक है, अब मास्टर बजट माने एक पूरा उसका मास्टर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें बजट जो बनते हैं तो इसमें देखिए कि मास्टर बजट हो गया, सैलरी बजट हो गया, सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, मटेरियल्स बजट हो गया, परचेज बजट हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग। लेकिन अब इसमें जैसे आप पढ़ोगे तो जनरली होता है कैश फ्लो, ठीक है, फंड फ्लो, इस तरीके से आप अभी करते जाएंगे तो बजट जो है तो हम आगे देखेंगे कि कितने किस तरीके से तैयार करेंगे एक पूरा चैप्टर आगे। और इसमें व्यय बजट यानी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट, तो इस तरीके से बजट जो है तैयार करते हैं। तो एक बार बजट बन जाने के बाद उसमें संशोधन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, यानी कि उसी के दायरे में उसके फ्रेमवर्क के अंतर्गत उस कार्य को किए जाने चाहिए। तीसरा लास्ट पॉइंट है परियोजना, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कार्यक्रम, नाम से स्पष्ट हो जाता है कार्यक्रम। एक कार्यक्रम जो भिन्न भिन्न स्वतंत्र भागों को परियोजनाएं के रूप में उसको कहा जाता है। तो परियोजना में किसी विशेष कार्यक्रम को पूरा करने की या उसकी पूरी व्याख्या दी जाती है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। परियोजना स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्र होते हुए भी कार्यक्रम में इसके काफी भिन्न स्वरूप होता है, उसका स्वरूप जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि व्यवसाय में बिक्री बढ़ाने का एक व्यापक माने है ना कार्यक्रम बनाया गया है और उसके विज्ञापन और आदि पर उसकी योजनाएं बनाई गई, उसके लिए खर्च किए गए कि भाई उसको किस तरीके से सेल किए जाए। अब जो प्रोजेक्ट तैयार करना कि उसकी सेल को किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे, तो उसके एडवर्टाइजमेंट कैसे होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, उसके लिए बजट तैयार किया गया, उसके लिए कार्य किए गए। तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रोजेक्ट है कि भाई सेल्स को कैसे बढ़ाना है, उस पर कार्य करना है ना। तो परियोजनाएं किसी बड़े कार्यक्रम का एक हिस्सा होता है, ये आप कह सकते हैं। इनके निश्चित उद्देश्य, इनको पूरा करने का निश्चित समय होता है, एक टाइम लिमिटेशन होता है जिसमें उसको वाइंड अप करनी होती है। इसके लिए विशिष्ट योजनाएं, व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है।
है ना। और परियोजना को एक परियोजनात्मक प्रबंधक यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको दिया जाता है, वो कार्य को क्रियान्वित करता है, उसका निर्णय लेता है और उसको सिस्टमेटिक रूप से आगे ले जाता है। तो ये आपके और उस कार्य की जो लायबिलिटी होती है उसके लिए उत्तरदायी भी वही होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, क्लियर? ये टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम समष्टि नियोजन यानी कॉर्पोरेट प्लानिंग पर बात करेंगे। ठीक है? Yes.